प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपना प्रकरण है बच्चों ध्वनि का अध्ययन पार्ट 2, जिसको हम स्टडी ऑफ साउंड बोलते हैं। बच्चों, ध्वनि का अध्ययन भाग 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने ध्वनि, ध्वनि का वेग, श्राव्य, अश्राव्य, श्रवातील ध्वनि, श्रव्यातील ध्वनि का उपयोग और ध्वनि की परावर्तन, ध्वनि के योग्य परावर्तक व अयोग्य परावर्तक के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम ध्वनि के अध्ययन में ध्वनि तरंग, जिसको हमने साउंड वेव बोलते हैं, हमने पहले वीडियो में दिखाया था। ध्वनि का वेग, जिसको वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मानवीय कर्ण, श्राव्य, अश्राव्य ध्वनि और श्रव्यातील ध्वनि, ह्यूमन ईयर ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। आज हम इस वीडियो में भाग 2 में बच्चों आप लोगों को हम प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब इको होता है बच्चों। जब आप बोलते हैं, आपने अनुभव किया होगा, जब आप बोलते हैं तो बोलने के थोड़ी देर बाद आपकी वह आवाज पुनः आपके कानों में आती है। ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और अनुरणन, अनुरणन क्या है? वो भी बच्चों जब ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, तो जब बार बार परावर्तन होता है एक ही ध्वनि का, तो ध्वनि हमको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है। और सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार का उपयोग कैसे हम करते हैं, सोनोग्राफी में हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग कैसे करते हैं, और ह्यूमन ईयर माने हमको आवाज जो संवेदना होती है वो कैसे सुनाई देती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिध्वनि के बारे में बच्चों। प्रतिध्वनि, जिसको इको बोलते हैं बच्चों, आपने कभी अनुभव किया होगा किसी ठंडी हवा के स्थान पर जो प्रतिध्वनि होती है, वो जोर से लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद वही ध्वनि हमको फिर सुनाई देती है। वही ध्वनि हमको क्या देती है बच्चों? सुनाई देती है फिर से। उसको हम इको कहते हैं। जैसे यहाँ से ध्वनि चल रही है, यहाँ किसी माध्यम से टकरा रही है और टकराने के बाद फिर वापस आ रही है, इसको ही इको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? इको, प्रतिध्वनि। ये देखिए, ये आदमी है, आदमी बोल रहा है और बोलने के बाद एक माध्यम है, यहां से क्या हो रहा? टकरा रहा है, और टकराने के बाद फिर इसको यही आवाज सुनाई दे रही है। डिस्टेंस फॉर इको रिटर्न, ये देखिए, इस डिस्टेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट जा रही है और ऑब्जेक्ट के बाद वही ध्वनि हमको क्या हो रही है? वापस आ रही है। इसको ही बोलते हैं प्रतिध्वनि। किसी ठंडी हवा के स्थान पर प्रतिध्वनि स्थल अर्थात इको पॉइंट के पास आपके द्वारा जोर से आवाज लगाने पर थोड़ी देर बाद पुनः वही ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का अर्थ है जो मूल ध्वनि निकल रही है बच्चों, वो किसी भी पृष्ठभाग से, ये देखिए, किसी भी पृष्ठभाग से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। परावर्तन के कारण होने वाली पुनरावृत्ति। अब बच्चों, ध्वनि और प्रतिध्वनि अलग अलग सुनाई देने के लिए, ये ध्वनि आप निकाल रहे हैं, फिर उसकी प्रतिध्वनि आप सुन रहे हैं।
22 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पर जो ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग तक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कि आपको सुनाई दे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी बच्चों। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है बच्चों, 346 मीटर प्रति सेकंड या 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, यहां पर जो ध्वनि का सातत्य होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है। इसीलिए यदि ध्वनि जो होती है रुकावट तक जाकर पुनः श्रोता के कान तक 0.1 सेकंड से अधिक समय में पहुंचती है तो ही हमें वह स्वतंत्र ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक पुनः पीछे ऐसी न्यूनतम दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, वेग गुणे समय। वेग कितना है 344 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 0.1 सेकंड। दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा करोगे 344 मीटर प्रति सेकंड गुणे 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड में जब इसका सेकंड तो ये कट जाएगा, ये सेकंड बचेगा मीटर, तो 34.4 मीटर बचेगा। ये दूरी निकालना बच्चों कितनी दूरी होनी चाहिए। अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से रुकावट ए परावर्तक पृष्ठ है, इसकी जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, इस दूरी की क्या होनी चाहिए बच्चों, आधी। इसकी 34.4 मीटर की जो आधी दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। लेकिन विभिन्न तापमानों पर, आपने जैसे दिया कि तापमान बढ़ाने पर वेग भी बढ़ जाता है, वो विभिन्न तापमानों पर ये दूरियां जो होती भिन्न भिन्न होती है। लेकिन अस्पष्ट अगर प्रतिध्वनि सुनना है, अस्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत से रुकावट की जो न्यूनतम दूरी होती है वो उपर्युक्त दूरी की आधी होनी चाहिए। लेकिन हर तापमान पर ये दूरियां क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती हैं। हर तापमान पर ये दूरियां क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर परावर्तन बच्चों बार बार होता है, परावर्तन क्या होता है, कहीं कहीं हम घूमने जाते, जैसे कर्नाटक के आप विजयपुर में जाइए जहां पर वो गोल गुंबद है, वहां पर आप बोलेंगे एक बार न तो कई बार प्रतिध्वनि सुनाई देती, मैंने कई जगह से वो टकराती है, टकरा करके वापस आती है। तो ये हुआ प्रतिध्वनि जिसको हम इको बोलते हैं। आगे हमने कहा था आपको हम अनुरणन बोलेंगे, अनुरणन, रिवर्बरेशन जिसको बोलते हैं बच्चों। माने रिवर्बरेशन का मतलब होता है एक ध्वनि, जैसे ये देखिए ये बोला यहां से और यहां से भी परावर्तन हो रहा है, यहां से भी परावर्तन हो रहा है, यहां से भी परावर्तन, यहां से भी परावर्तन, माने अनेकों पृष्ठभाग से परावर्तन होकर वो हमारे कान तक आती है। तो इमारत की छत हो चाहे दीवार हो, जब वहां से ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगे होती है वो एकत्र आकर सतत अनुभव होने वाली ध्वनि निर्मित करती हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है और ऐसी ध्वनि को हम अनुरणन कहते हैं। जो दो ध्वनि तरंगे होती हैं लगातार उसका आगमन होता है तो समावधि कम होती है, और परावर्तित ध्वनि जो होती है एक दूसरे में मिश्रित होने पर अस्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि कमरे में निर्मित हो जाती है। ये देखिए जहां पर यहां पर बोल रहा है चारों तरफ कांच ही कांच लगा, इसकी दीवार है समझो। तो जो दो ध्वनि तरंगों के लगातार आगमन की समावधि होती है वो कम हो जाती है। परावर्तित जो ध्वनि होती है
एक दूसरे में मिश्रित होने से वो अस्पष्ट हो जाती है और बढ़ी हुई तीव्रता जो इंटेंसिटी होती है ध्वनि कमरे में निर्मित होती है। ऐसा कहाँ कहाँ होता है? सार्वजनिक सभागृह में होता है, जो श्रोताओं के बैठने की जगह होती है, वहाँ ध्वनि विषयक निकृष्ट होती है और इसका कारण क्या है? अनुरणन ही है, माने बार बार परावर्तित होकर ध्वनि का आना। सोनार क्या होता है बच्चों? सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रैंकिंग। साउंड नेविगेशन रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है सोनार। यहाँ जो जल में स्थित पिंडों की दूरी है, दिशा है, वेग का मापन किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है, उन्हें जहाज पर या नाव पर लगाया जाता है। ये देखिए, संसूचक होता है जो जहाज पर या नाव जो तो वहां पर क्या करता, लगाया जाता है। तो जो पराश्रव्य ध्वनि है उत्पन्न करके ये प्रेषित की जाती है इसमें। ये तरंगे जल में चलती है और समुद्र तल में पिंड से टकराने के पास, समुद्र तल में जो पिंड होगा, जब अल्ट्रासाउंड इधर से चलती है तो ये टकराने के पास, यहां से चली, देखो ये चली यहां पर से, यहां से टकरा गई, टकराने के पास परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक जो होता है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी समुचित व्यवस्था की जाती है। पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल तथा जल की ध्वनि चाल ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की भी गणना की जाती है। ये देखिए कैसे होता है, ये चित्र दिखाई दे रहा है। सोनार की तकनीक जो होती है बच्चों, इसका उपयोग करके हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? समुद्र की गहराई नापने में उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये समुद्र तल कितना गहरा है उसकी गहराई नापने में उपयोग की जाती है। जल के अंदर पहाड़ी है, खाई है, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, जो जहाज डूब जाते हैं वो कहाँ डूबा है, कहाँ मिलेगा, तो इसका उपयोग सोनार तकनीक का उपयोग वहां पर करके समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर, जल के अंदर स्थित पहाड़ियों, खाइयों, पनडुब्बियों, हिमशैल और डूबे हुए जहाज, इस सब की जानकारी जो है सोनार सिस्टम से की जाती है। इस सब की जानकारी क्या करते हैं बच्चों? हम सोनार सिस्टम के द्वारा करते हैं। तो सोनार का बहुत उपयोग है। आगे है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का नाम सब लोगों ने सुना है। आप कहीं अगर कहीं किसी के साथ गए होंगे हॉस्पिटल में, तो ये सोनोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। ये देखिए, ये सोनोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है, इधर इसमें टीवी लगा रहता है। सोनोग्राफी तकनीक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मित के लिए किया जाता है, जैसा हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। इसकी सहायता से सूजन आना, जंतु संसर्ग और वेदना के कारणों को ज्ञात किया जाता है। हृदय की स्थिति, हृदयघात जिसको दिल का दौरा बोलते हैं, हार्ट अटैक के बाद हृदय की अवस्था और गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि देखने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बच्चा जब पेट में होता है, अगर कोई परेशानी है, बच्चा हिल डुल नहीं रहा, कोई परेशानी होती है, तो लेडीज जो होती है सोनोग्राफी कराने के लिए उनको डॉक्टर बोलते हैं। तो उसको स्थिति बने, अंदर की स्थिति की जानकारी सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है। तो बच्चों ये सोनोग्राफी यंत्र है, ये जांच है और इसका एक प्राप्त प्रतिबिंब चित्र होता है। ये देखिए प्राप्त प्रतिबिंब चित्र है और इस चित्र को डॉक्टर देख करके, जैसे अगर बच्चे को ही देखना है तो देख के बता सकता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। होता कैसे बच्चों? सोनोग्राफी निकालते समय आप लोग गए नहीं होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आपको डॉक्टर क्या करते हैं, एक बेड जैसा बना रहता है, उस पर लेटा दिया जाता है और इस तकनीक में एक छोटी सी सलाई रहती है जिसको प्रोब बोलते हैं, प्रोब।
और वही क्या करते हैं, उस प्रोब को जांच कैसे की जाती है, वो प्रोब जो होता है एक विशिष्ट द्रव का उपयोग उसमें किया जाता है। तो हमारी त्वचा के बीच और उसका प्रोब जो होता है संपर्क किया जाता है, उससे पराश्रवित ध्वनि का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए उस द्रव का उपयोग किया जाता है, पराश्रवित ध्वनि का पूर्ण क्षमता का। तो परीक्षण किए जाने वाले भाग पर जहां पर चेक करना है, वहां उस त्वचा पर द्रव लगाकर और उसी सलाई की सहायता से उच्च आवृत्ति की ध्वनि द्रव में से शरीर में संचरित की जाती है और शरीर के आंतरिक भाग में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा क्या होता है, एकत्र किया जाता है और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से जो अपना कंप्यूटर होता है उस शरीर का आंतरिक भाग का चित्र ले लेता है, चित्र को तैयार करता है। और यह तकनीक, इस तकनीक में कुछ दर्द वगैरह नहीं होता है, ये अचूक निदान करता है और इसका जो होता है चिकित्सा शास्त्र में उपयोग बहुत किया जाता है। ये टेस्ट कराने में हमको कोई भी कष्ट नहीं होता है, बहुत ही आसानी से जिस भाग का टेस्ट कराना रहता है वो एक द्रव लगा देते, एक छोटी सी वही प्रोब मशीन होती है उसके ऊपर घुमा देते हैं और जो कैमरा होता है उसमें सोनोग्राफी में माने कंप्यूटर जो होता है वो चित्र आसानी से ले लेता है। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। और तो और इस सोनोग्राफी के द्वारा विज्ञान के माध्यम से बहुत ही विकास हुआ। गर्भ में लड़का है कि लड़की है, स्त्री के गर्भ में लड़का है कि लड़की है, इससे पता चल जाता है सोनोग्राफी के द्वारा। डॉक्टर लोग जांच करके बता देते हैं कि जो बच्चा पल रहा है आपके गर्भ में वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन सरकार ने इस पर अभी क्या किया, इसको बंद कर दिया है, माने जो ऐसा करेगा उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह रद्द कर दिया जाता है, कानून बना दिया है। नहीं तो होता क्या था कि जिसके गर्भ में लड़कियां रहती थी उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता था, माने पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। इसलिए अब कोई भी डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे तो बताएगा नहीं कि आपकी माने क्या है, लड़का है कि लड़की है। नहीं तो यही सोनोग्राफी कर करके इस यंत्र के द्वारा बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है। इसका दुरुपयोग हो रहा है बच्चों। तो ये अभी ऐसा कानूनन अगर करेंगे, इसके लिए एक एक्ट बना गया है, उसको पीएमडीटी एक्ट बोलते हैं। सरकार ने कानून बना दिया है, अगर कोई ऐसा लड़का लड़की के बीच भेद करते हुए स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमाण अगर मिल जाता है कि उसने ऐसा बताया है कि लड़का है कि लड़की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह रद्द किया जा सकता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बच्चों, जिस टेक्निक का अपने लिए महत्व भी है, कहीं कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो सोनोग्राफी कराने में कोई कष्ट वगैरह नहीं होता है बच्चों, कुछ दर्द भी नहीं होता है, बहुत जल्दी हो भी जाता है। आपके शरीर के आंतरिक भाग में कुछ भी होता है तो डॉक्टर सोनोग्राफी करने के लिए आपको बोलता है। अब बच्चों आगे है ह्यूमन ईयर, मानवीय कर्ण। ये मानवीय कर्ण बच्चों कैसे हमको सुनाई पड़ता है, सबको कान से सुनाई पड़ता है, जैसे पहले वीडियो में भी हमने दिखाया था। तो यहाँ हम कान कैसे काम करता है इधर दिखाएंगे। देखिए कान है, ये कान से अपना ये चौड़ा वाला भाग है, यहाँ पर ध्वनि आती है अंदर, ए है, बी है, सी है, डी है, देखिए भाग है, ध्वनि यहाँ पर जा रही है, यहाँ से टकराती है घंटी के जैसा, फिर यह ब्रेन को, मस्तिष्क को पहुंचाती है। तो इसका एक आउटर ईयर है, ये वाला भाग आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है, ये वाला भाग इसका मिडल ईयर कहलाता है, और ये इसका इनर, अंदर का भाग है। तो तीन भाग है, इनर है, मिडल है और आउटर है। यहाँ पर चित्र में हम आपके किताब का चित्र दिखे थे, ये देखिए जहाँ पर ये जा रही है, ये ध्वनि यहाँ से जा रही है ना, ये जो होती है श्रवण नलिका है बच्चों, इसको श्रवण नलिका कहते हैं, जहाँ से ध्वनि पास होती है, ये है श्रवण नलिका। और ऊपर वाला भाग
जो कान का होता है उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। और ये वाला भाग, यहाँ वाला भाग जो मिडल ईयर इसको बोलते थे, ये मध्य कर्ण की खोखली जगह होती है। ये मध्य कर्ण की खोखली जगह है। ये कान का पर्दा है बच्चों। यही पर्दा कभी कभी बच्चों कमजोर हो जाता है या फट जाता है तो कान बहने लगता है। कर्ण पटल इसको बोलते हैं। और जो मिडल कर्ण है वो देखिए यहाँ पर है, ये मिडल कर्ण है यहाँ, जिसको मिडल ईयर बोलते हैं। ये मिडल ईयर है। इसके बाद ये कैसे कैसे सुनाई देती है। ये अर्धवृत्ताकार नलिका होती है। ये इसको स्टिप्स बोलते हैं। ये वाले भाग को स्टिप्स बोलते हैं। और ये है कर्णावर्त। ये कर्णावर्त है। ये अंदर का कान है, अंतःकरण है। ये तो बाहरी स्थित है, ये भाग को अंतःकरण बोलते हैं। और ये नलिका है, इसको बोलते हैं ग्रसनी कर्ण नलिका। क्या बोलते हैं इसको? ग्रसनी कर्ण नलिका। तो कान बच्चों आप जैसा जानते हैं, कान है, आंख है, ये अपने महत्वपूर्ण अंग है। कान से हम ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का जो पर्दा होता है वो कंपित होता है। कान का जो पर्दा होता है वो क्या होता है बच्चों? कंपित होता है। और कंपित होने के पश्चात उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। और विद्युत तरंगों का जो श्रवण होता है तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ये कहाँ भेजा जाता है? मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो कान के आपने यहाँ पर 3 भाग भी देखा। एक कर्ण पल्लव है जो मेन है, कर्ण पल्लव, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो कर्ण पल्लव जिसको पिन्ना बोलते हैं बच्चों, ये कैसे काम करता है? कर्ण पल्लव, ये है कर्ण पल्लव। ये देखिए कर्ण पल्लव है, ये वाला भाग। कर्ण पल्लव में यह बाह्य भाग है। यहां से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि जो होता है इस श्रवण नलिका होती है। ये देखिए श्रवण नलिका है। एकत्रित ध्वनि कान क्या करता है? श्रवण नलिका की खोपड़ी जगह तक पहुंचाती है। जो खोखली जगह है यहाँ पर वो पहुंचा देती है। कर्ण पल्लव का काम है। मध्य कर्ण का काम क्या है बच्चों? ये मध्य, ये मिडिल ईयर का काम क्या है? खोखली जगह में आपने देखा यहाँ पर एक छोटा सा पर्दा होता है। ये कान का पर्दा जिसको बोलते हैं। कान का पर्दा कभी कभी फट जाता है तो इसमें से पस आना चालू हो जाता है बच्चों, जिसे हम कर्णपटह भी बोलते हैं। कान का पर्दा बोलो जिसको कर्णपटह भी बोलते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के जो बाहर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार से बिरलन के पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग के कारण कर्णपटह में क्या होता है? कंपन होता है। कर्णपटह में क्या हो जाता है बच्चों? कंपन हो जाता है। और वो जब कंपन हो जाता है कर्णपटह में तो जो अंतःकरण है, तीसरा भाग इनर ईयर है, श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को क्या करती है? मस्तिष्क से, ब्रेन से जोड़ती है। क्या करती है इसको? अंतःकरण है, ये ब्रेन से जुड़ी रहती है बच्चों। अंतःकरण में घोघे के शंख की तरह होता है। ये देखा घोघा है ना, घोघा देखे होंगे आप लोग। ये अंतःकरण है। घोघे की शंख की तरह चक्राकार कर्णावर्त होता है। कर्णपटह से आने वाले कंपन कर्णावर्त द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है और इन विद्युत तरंगों को जो श्रवण तंत्रिका होती है वो मस्तिष्क तक भेज देती है और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में उसको व्याख्या करता है। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कान हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है।
कान क्या है हमारा पास। बच्चों हम लोग कभी कान में पानी चला जाता है तो अपने कान को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी या नुकीली वस्तु डाल देते हैं साफ करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। नुकीली या लकड़ी की जो वस्तुएं हैं, कभी कभी लोहे की कील वगैरह भी लोग डाल देते हैं बच्चों, नहीं करना चाहिए। कान हमारा बहुत नाजुक होता है, इसको जो है कान को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ भी नहीं सुनना पसंद। जैसे आप लोग ईयरफोन लगाते हो, ईयरफोन में ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। जब आप मोबाइल से ईयरफोन लगाते हो ना, देखिए जब लाल रेड बताता है उसकी माने आवाज़, तो समझ लो ज़्यादा है। इसके चलते होता क्या बच्चों की, ज़्यादा आवाज़ आप सुनोगे ईयरफोन से या बाहर की आवाज़ें, तो आपके कान का जो पर्दा है वो कभी कभी क्षति हो, माने हमने कहा ना फट जाता है, तो ऊंची आवाज़ आपके कान में जाएगी तो आपका कान का पर्दा जो होता है, ये पर्दा बहुत ही नाजुक होता है बच्चों। ये पर्दा जो होता है ना, कान का ये पर्दा है जो, ये बहुत ही नाजुक होता है। तो इसको हमें संभाल के रखना चाहिए, मतलब ऊंची आवाज में ईयरफोन लगा करके वगैरह नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा तो होता क्या है, कान भी दर्द करने लगेगा और हम आवाज को स्पष्ट रूप से सुन भी नहीं सकते हैं। तो बच्चों ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आँख हुआ कान हुआ, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो आवाज हमें कैसी सुनाई देती है, आप लोगों ने इसको देखा। आगे हम आपको कुछ सवाल है बच्चों जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, उसको हम हल करके आपको बताएंगे। ये देखिए, 1.5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तथा 25 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। जो जो दिया है लिख लेते हैं। आवृत्ति न्यू दिया है 1.5 किलो हर्ट्ज, इसको किलो को हर्ट्ज में बदलेंगे तो 10⁻³ का 1000 का गुणा हो जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। इसके बाद तरंग दैर्घ्य लेमडा, लेमडा बराबर क्या दिया है, ये देखिए आप, तरंग दैर्घ्य दिया है लेमडा 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लो तो 25 में 100 का भाग दे दो, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा तो 0.25 मीटर हो गया। इसके बाद दूरी यस है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलो, दूरी 1.5 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दें, माने 10⁻³ से हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻³ मीटर। और क्या निकालना है, कितना समय लगेगा, तो टी निकालना है, समय बराबर टी, टी बराबर कितना। अब समय बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बटे बेग। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे बेग। तो यहाँ पर बेग हमको मालूम नहीं है, पहले हम बेग निकालेंगे। तो ध्वनि का बेग बराबर क्या होता है, बारंबारता गुणे तरंग दैर्घ्य। ध्वनि का वेग v बराबर बारंबारता गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी है और ये तरंग दैर्घ्य है। तो फ्रीक्वेंसी और तरंग, फ्रीक्वेंसी दिया 1.5 गुणे 10⁻³ और लैम्डा दिया 0.25, दोनों का गुणा कर दो, 1.5 गुणे 10⁻³ गुणे 0.25 बराबर। इसका गुणा करेंगे तो v आ जाएगा, v बराबर होगा 0.375 गुणे 10⁻³, 10⁻³। अब ये 10 यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव को खत्म करेंगे तो बटे 1000 हो जाएगा, 1000 को 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया तो v बराबर हो गया 375 मीटर प्रति सेकंड, 375 मीटर प्रति सेकंड। अब v आ गया, अब आप समय निकाल सकते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटे बेग, समय बराबर दूरी बटे बेग। तो यस मालूम है अपने को, यस बराबर 1.5 गुणे 10⁻³ 1.5 गुणे 10⁻³ और यहाँ पर बेग कितना आ गया 375 मीटर प्रति सेकंड। अब 1.5 गुणे 10⁻³ तो टी बराबर यस बटे वी, समय बराबर दूरी बटे बेग, समय बराबर दूरी बटे बेग, यस दूरी है डिस्टेंस और ये बेग है, तो टी बराबर 1.5 गुणे 10⁻³ बटे 375, इसको आप हल करेंगे बराबर आएगा 4 सेकंड आएगा। माने ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड।
ये 4 सेकंड उत्तर आया। ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 4 सेकंड लगेंगे। आगे एक सवाल हम और लेते हैं बच्चों। 1 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में जा रही है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी और क्या यह ध्वनि मानव के श्रवण योग्य है? बच्चों, मानव कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति आएगी तो सुनेगा, अगर उससे अधिक आएगी तो नहीं सुन सकेगा। चलिए, यहाँ तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, लैम्डा बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलाने लगे 1 × 10⁻² मीटर, 1 × 10⁻² मीटर। ध्वनि का वेग आप सभी जानते हैं 340 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो निकालेंगे का v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू बराबर आवृत्ति निकालना है, v बटे लैम्डा हो जाएगा, न्यू बराबर v बटे लैम्डा। तो v बटे लैम्डा v 340 है, लैम्डा है 1 × 10⁻² बराबर 340 × 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर चला गया तो धनात्मक हो गया। अब 340 × 10⁻² माने 340 में 100 का गुणा, तो 340 से 100 का गुणा कर देंगे तो 34,000 हर्ट्ज हो गई, 34,000 हर्ट्ज हो गई। तो बच्चों 34,000 हर्ट्ज की आवृत्ति कान को सुनाई देगी? हमारे नहीं सुनाई देगी। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज ही हमको सुनाई देगी। तो आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने के कारण यह ध्वनि मानव को सुनाई नहीं देगी। आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने के कारण यह ध्वनि क्या होगी? मानव को सुनाई नहीं देगी। तो ये पूछा जा रहा था कि सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी। अगर सुनाई देने वाली हर्ट्ज हमको मालूम है तो इधर आ गया 34,000, इसका मतलब नहीं सुनाई देगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने किसके किसके बारे में देखा? हम लोगों ने इको, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, उसके बारे में सीखा। अनुरणन क्या है उसके बारे में देखा, सोनार के बारे में देखा, सोनोग्राफी के बारे में देखा, और अपना जो कान है हमको कैसे आवाज सुनाई देती है, उसके जो मुख्य भाग है, कर्ण पल्लव है, मध्य कर्ण है, अंतःकर्ण है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ भी हम अपने कान में अंदर नहीं डालना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने सीखा और कुछ सवाल भी हम लोगों ने इस वीडियो में किया। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।